हेलो मेरे प्यारे से और सेनियो, कैसे हैं? आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कराने वाले हैं आपको इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, और ये चैप्टर आपका 4 है, हमारी वित्तीय संस्था। आप देख सकते हैं ये इकोनॉमिक्स है और ये एनसीईआरटी है, और ये चैप्टर का नाम है 4 हमारी वित्तीय संस्था है। और ये चैप्टर इसमें आपको हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं। इसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। इसके ऑब्जेक्टिव जो जितने भी वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है सभी हम करा चुके हैं। इस चैप्टर में आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो कि वीबीआई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। जो किताब का जो क्वेश्चन होता है वही कराएंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे आता है रिक्त स्थानों के बारे में, ठीक है, यानी कि रिक्त स्थान भरना है। पहला क्वेश्चन, किसाक अथवा ऋण की आवश्यकता को पूर्ति डैश संस्था द्वारा की जाती है, तो ये वित्तीय संस्थाओं के द्वारा इसे पूर्ति की जाती है। तो यहाँ पे जो बढ़ाएगा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अगला, ग्रामीण विकास साहूकार द्वारा प्राप्त ऋण की प्रतिशत मात्रा होती है, कितना होती है? 30%। तो इसमें कितना बढ़ाएगा? 30% बढ़ाएगा। अगला है कि प्रतिशत प्राथमिक कृषि साख और कृषक को ऋण प्रदान करती है अल्पसंख्यक होती है, क्या होती है? अल्पकालीन होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या करा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था, कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था। इसमें पुट कर देना है। वित्तीय संस्था किस देश का डैश माना जाता है? तो ये मेरुदंड माना जाता है। स्वयं सहायता समूह लगभग 10 सदस्य होते हैं, तो 15 से 20 सदस्य होते हैं। एसजीओ की बचत निर्धारित निर्णय लेता है, तो ये साहूकार सदस्य द्वारा लेता है, ठीक है। अगला इसमें क्या बोला बच्चों की व्यावसायिक बैंक 10 प्रकार का जमा राशि का स्वीकार करता है, तो ये 4 प्रकार का जो जमा राशि होता है उसको वह स्वीकार करता है। अगला प्यारे बच्चों बात करके भारतीय पूंजी बाजार डैश वित्तीय सहायता से प्रदान करता है, तो ये दीर्घकालीन जो होता है वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अगला है कि सूक्ष्म योजना द्वारा पैमाने पर खास अथवा ऋण की सुविधा उपलब्ध कराता है, तो ये छोटे या लघु उद्योग होता है। अब यहाँ से आता है लघु उत्तर, ये प्रश्न आता है जो भी मैंने आपको कराया वो था ऑब्जेक्टिव का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि बात करें तो ये फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थानों के बारे में। अब यहाँ से हम कराएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न कराएंगे। जो तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके बुक में दिया होगा, और यहीं से भी क्वेश्चन 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो आप इसको एक बार बढ़िया से देख लेंगे तो आपको यहाँ से 2 नंबर 3 नंबर का जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ से आपको बन जाएंगे, ठीक है। पहला गया कि वित्तीय संस्थाओं से आप क्या समझते हैं? तो वित्तीय संस्था उसे कहते हैं जो खास एवं ऋण आवश्यकता को पूर्ति कराते हैं। उदाहरण में बैंक के नाम दिए जा सकते हैं, जैसे कि कोई भी बैंक हो, HDFC बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, SBI हो, BOI हो, PNB हो, ये सब तरह जो बैंक है वित्तीय संस्था है, आप इसे कह सकते हैं जो आपको ऋण जरूरत पड़ने पर ऋण आपको देता है, यानी कि कर्ज देता है, लोन देता है। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा कि राज्य की वित्तीय संस्थाओं को कितने भाग में बांटा जाता है? तो राज्य के जो वित्तीय संस्था होती है इसको कितने भाग में बांटा जाता है? तो राज्य की वित्तीय संस्थाओं को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। पहली गैर संस्था, दूसरा संस्था। गैर संस्था स्थानों के द्वारा ऋण ग्रामीण महाजन को संस्थागत स्थान सहकारी बैंक कहलाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है प्यारे बच्चों की किसान को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है? किसान जो होता है उसको कर्ज की आवश्यकता क्यों होती है? उसे लोन की जरूरत क्यों पड़ती है? तो किसान के पास आय की कमी होती है, उसे पैसा नहीं होता है, जिससे वह खास तौर पर गरीबी होते हैं, किंतु कृषि कार्य से उन्हें पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी पैसे की जरूरत होती है। इस कारण उन्हें किसान साख एवं ऋण की आवश्यकता होती है, जिससे वह बैंकों से ऋण और कर्ज लेता है। कभी कभी अपने गाँव में साहूकारों से लेता है, जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं पैसा जो कर्ज पर देते हैं, क्या बोलते हैं उसको गांव में, ब्याज पर, उससे वो भी पैसा ले लेते हैं। अगला है कि व्यवसायिक बैंक कितने प्रकार के जमा राशि स्वीकार करते हैं? व्यवसायिक जो बैंक है वो कितने तरह के बैंकों के पैसा स्वीकार करता है? तो व्यवसायिक बैंक 4 प्रकार के राशि जो है ना स्वीकार करता है। कौन सा? अस्थायी जमा, चालू जमा, संचयी जमा और आवर्ती जमा। तो खासकर जो बैंकों में जो खाता खुलता है ना वो चालू जमा आदमी खोलता है, और अस्थाई जमा तो होता नहीं ज़्यादा, क्योंकि चालू खाता क्या होता है कि पैसा हम डालें निकालें, चालू खाता हो गया। और अस्थाई जमा हो गया कि एक बार उस बैंक में हम खाता खुलाए और इसमें सिर्फ हम पैसा डालते गए, तो वो अस्थाई जमा हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर प्यारे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं? तो सहकारिता का तत्व मिलजुल कर एक काम करने से है, लेकिन अर्थशास्त्र की दृष्टि से यह परिभाषा अपूर्ण है। पूर्ण परिभाषा यह है कि सहकारिता का गठन जिसके द्वारा या दो से अधिक व्यक्तियों के स्वेच्छापूर्ण मिलजुल कर समान स्तर से आर्थिक हितों की पूर्ति करता है, वही हमारा सहकारिता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे बच्चों क्या कहता है कि स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? तो स्वयं सहायता समूह इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप इसे कहते हैं, जिसमें 15 से 20 महिलाएं मिलकर एक समूह बनाती है और अपनी बचत के रुपये तथा बैंक के लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों की पारिवारिक आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। यह विकास गतिविधियाँ चलाकर गाँव का विकास, महिलाओं सशक्तिकरण का योगदान करती है। जैसे कि गाँव में समूह चलता है ना, तो एक समूह बन जाता है, बहुत जगह गाँव में दूसरे छोटे छोटे जगह पर जहाँ पे 20-25 की महिलाओं का टीम हो जाता है, ग्रुप समूह हो जाता है, और वहाँ पे संस्थाएं चलती है, महिला उसमें पैसा जमा करती है और ज़रूरत पड़ने पर सभी पैसा उसमें से निकाल सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे बच्चों क्या करा कि भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी, संक्षिप्त वर्णन बताइए। मतलब सही भारत में सहकारिता की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई। तो भारत में 19वीं सदी के आरंभ में निर्धन और उत्थान किसानों के सस्ती दर पर ऋण दिलाने के सहकारिता संस्था स्थान पर जोर दिया गया था और इसके लिए सबसे पहले 1904 ईस्वी में सहकारिता खास ऋण अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार गाँव या शहर में कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी समिति की स्थापना कर सकते थे। मेन इंपॉर्टेंट याद करना है कि 1940 ईस्वी में इनकी स्थापना हुआ था, शुरुआत हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करा के सूक्ष्म वित्त योजना का परिभाषा दीजिए। सूक्ष्म वित्त योजना क्या होता है, तो सूक्ष्म वित्त योजना गांव, कस्बा, जिला आदि गरीब परिवार को स्वयं सहायता समूह से जुड़कर ऋण मुहैया कराने की व्यवस्था ही उसे सूक्ष्म जीव योजना कहलाता है। जो निर्धन व्यक्ति है, जिसका पैसा नहीं है, पैसे की कमी है, कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, खेती बाड़ी करना चाहता है, उसका पैसा नहीं है तो उसको पैसा दे देना, मुहिम तैयार कराना, इस तरह की सुविधा कराती है। अब प्यारे बच्चों यहाँ से आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न और ये जो प्रश्न होते हैं 5 नंबर के पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस ऑप्शन में आपको हर टॉपिक से हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आए, तो इससे आपको क्या होगा कि आपका 5 नंबर रखा हुआ है। और इस वीडियो में अगर आप एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि सभी क्वेश्चन बढ़िया से देख लेते हैं, एग्जाम में यहाँ से एक 5 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे प्यारे बच्चों बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या कहा कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्था किसे कहते हैं, जिसे कितने भागों में बांटा जा सकता है, इसके वर्णन करें। तो प्यारे बच्चों अगर इसकी बात करें तो ये दीर्घोत्तरीय थोड़ा सा लंबा होगा, इसको समझते चलना है। देखिए जो संस्था पूरे भारत में प्रबंध कार्य संपादन करता है वह राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहलाता है। इसके 2 भाग में बांटा गया है, भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। जहां उद्योग व्यवसाय के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था का प्रबंध किया जाता है उसे मुद्रा बाजार कहा जाता है। और वही भारतीय पूंजी बाजार के उद्योग में व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन वित्तीय संस्था प्रदान की जाती है। वह भारतीय पूंजी को 2 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, पहला संगठित क्षेत्र और फिर दूसरा असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, तो संगठित क्षेत्र के वाणिज्य बैंक, निजी बैंक, सार्वजनिक बैंक अथवा विदेशी बैंक। भारत के संगठित क्षेत्र के अनेक बैंक है, जैसे कि केंद्रीय बैंक, ये सभी बैंक जो मिल जाते हैं केंद्रीय बैंक होते हैं, वाणिज्य हो गया, सरकारी बैंक हो गया। और संगठित क्षेत्र में क्या आता है, असंगठित क्षेत्र में ग्रामीण किसानों की अल्पकालीन ऋण व्यवस्था करते हैं। ये ग्रामीण महाजन, सेठ, सवान आदि व्यापारियों के रिश्तेदार से वगैरह होते हैं। तो असंगठित क्षेत्र क्या हो गया, जिसमें कोई सरकार का कोई लेना देना नहीं है, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके गाँव समाज के जमींदार हो सकते हैं, बड़े लोग हो सकते हैं जो आपको ऋण देंगे और आपसे पैसा वसूल करेंगे, ठीक है। ये गाँव के कुछ लोग हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर प्यारे दूसरे बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय कार्यों का वर्णन करें। तो राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समिति या भूमि विकास बैंक, व्यवसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इत्यादि। इन संस्थाओं के कार्य के निम्नलिखित प्रकार किया जा सकता है। इन्हें सरकारी बैंकों द्वारा अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन और ऋण सुविधा दी जाती है। केंद्रीय सरकारी बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंक सामान्य बैंकिंग सुविधा का प्रदान करते हैं। प्राथमिक बैंक समितियां कृषि क्षेत्र में अल्पकालीन ऋण देकर किसानों की आवश्यकता को पूर्ति करती है। भूमि विकास बैंक भूमि के विकास कार्य के लिए किसान को दीर्घकालीन ऋण की सुविधा मुहैया कराती है। वही व्यवसायिक जो बैंक होता है हर प्रकार के बैंकिंग सुविधा प्रदान कराती है और खासकर व्यापारियों को रुपयों की लेन देन के लिए वह काफ़ी सहायता भी करती है। और क्या करती है, इसके अलावा किसान के ऋण देता है। अब आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या करता है कि छोटे किसान, उसके बाद कारीगर, कमजोर वर्ग ऋण देकर उन्हें मदद करती है। तो वो कौन करती है, क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक होती है वह ऋण भी देती है और वहाँ से आप लोन भी लेकर, और आप गरीब मजदूर हैं तो वहाँ से कोई व्यवसाय अपना करने के लिए वहाँ से ले सकते हैं। अगला क्या है कि व्यवसायिक बैंक के प्रमुख कार्य बताएं। व्यवसायिक जो बैंक होता है उसका क्या कार्य है, उसका प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें। तो प्यारे बच्चों बात करें कि व्यवसायिक बैंक के निम्नलिखित कार्य होती है, कौन से कार्य होते हैं, तो चलिए इसको भी ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। प्यारे बच्चों अगर बात करें तो व्यवसायिक बैंक जो होता है जमा राशि का स्वीकार करना। सबसे पहले तो बैंक आपको क्या करता है, पैसा जो जमा कर उसको स्वीकार करता है, यानी कि जमा राशि का स्वीकार करना व्यवसायिक बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम है। ये अपने ग्राहकों के जमा के रूप में मुद्रा प्राप्त करता है और इसे सामान्य ग्राहकों से लाभ होता है। इसे लाभ का कुछ अंश बच जाता है जो कि वे बैंक के बचत खाते में जाता है। उससे उन्हें लाभ होता है जिनकी बचत सुरक्षित रहती है और बचत के रूप में उन्हें कुछ लाभ भी प्राप्त होता है। जैसे कि आप पैसा जमा करते हैं, ज़्यादा पैसा जमा करते हैं, ज़्यादा दिन तक रहता है तो आपको कुछ उसमें आपको बेनिफिट अभी आपको मिलता है और सरकार को भी क्या होता है उससे बेनिफिट होता है। चलिए पहले बच्चों अगला है कि ऋण प्रदान करना। ऋण यानी कि कर्ज देना। तो प्रोबलिंग लोन्स होता है ना, ऋण का मतलब होता है लोन देना। व्यवसायिक बैंक का दूसरा महत्व काम ये होता है कि ये लोगों के खास तौर पर व्यवसाय ऋण प्रदान करना। किसी को लोन चाहिए बिजनेस करने के लिए, इसको प्रदान करता है, ब्याज कमाते हैं और यह ब्याज की ही बैंकों को मुख्य आय होती है। अब यहाँ से सरकार क्या करेगा, बैंक जो होता है आपको पैसा दे दिया और जितना लोन देगा उसके हिसाब से आपका पैसा आपसे लेता रहेगा, तो उससे वो उसकी आमदनी होती है। बैंकों में जो रुपया जमा रहता है उसी से वह ऋण देते हैं और कारण है कि जमाकर्ता सभी रकम का एक साथ निकाल लेंगे, इसकी आशा कम रहती है। ऋण प्रदान करना ही बैंकों का आधार होता है। अब पैसा वो अपना नहीं देता है, जैसे कि कोई व्यक्ति जमा करता है कोई व्यक्ति निकालता है, तो जो व्यक्ति पैसा जमा करता है उसी पैसा को वो लोन में लगा देता है, यानी किसी को ऋण दे देता है। अब फिर ऋण वाला उसको पैसा चुकाता है, यानी कि अपनी लोन भरता है,
पैसा, तो उस पैसा में से वो फिर क्या करता है, बैंक वाला उससे पैसा वसूल करता है और आपको दे देता है। यानी कि इधर से ले रहा है और उधर दे रहा है, यानी कि वो अपना ही पैसा नहीं लगा रहा है, आप ही का पैसा लेन देन करके वो कमा लेता है। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा है कि सामान्य उपयोगिता का संबंधित कार्य होता है, यानी कि जनरल यूटिलिटी द फाउंडेशन। तो इन कार्यों के लिए अलावा व्यावसायिक बैंक कुछ अन्य कार्यों की संपादन करते हैं, जैसे कि यात्रियों को चेक एवं खाते प्रदान करना, जारी करना, लॉक की सुविधा, एटीएम क्रेडिट कार्ड की सुविधा देना, व्यापारी सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रित करना। इन सेवाओं के बैंक के ग्राहकों को बहुत सुविधा होने लगी है। पहले तो एटीएम नहीं था, लेकिन अब एटीएम कहीं पे बैठे हुए कुछ भी एटीएम से आराम से पैसा काट सकते हैं। अब आता है एजेंसी संबंधी कार्य, यानी कि एजेंसी फंक्शन की बात करें तो आज व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों के एजेंट के रूप में काम करते हैं, या चेक, बिल, बैंक ड्राफ्ट, संकलन उन सभी निपटारा करते हैं। बैंक ब्याज तथा लाभांश से संकलित होकर विवरण करते हैं, ऋण का बीमे की किस्त भुगतान कर देते हैं और प्रमित से बैंक के ड्राफ्ट के द्वारा हस्ताक्षर होता है। तो ड्राफ्ट जो बनता है ना, उससे बहुत काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगला बच्चों प्यारे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 कि सहकारिता के मूल तत्व क्या है। सहकारिता के मूल तत्व क्या है, राज्य के विकास की भूमिका का वर्णन करें। तो सहकारिता का मूल तत्व की बात करें तो बहुत सारे निम्नलिखित है, कौन कौन से हैं, चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों बात करते हैं सहकारिता का पहला पहलू तत्व, जिसके सदस्य ऐच्छिक सदस्य बनने के लिए कई तरह का दबाव नहीं डाल सकते। लोग इच्छा होने से ही सदस्य का ग्रहण कर सकते हैं। कोई अगर सदस्य बनना चाहता है तो आप दबाव नहीं डाल सकते कि सदस्य बने, उसको अगर इच्छा हो तो वह सदस्य बन सकता है। अगला है कि सहकारिता का दूसरा मूल तत्व है कि इनका प्रावधान संचालित तांत्रिक आधार पर होना है और सदस्य के बीच धनी, गरीब अथवा अन्य किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सभी सदस्य एक दूसरे के समान दृष्टि से देखना चाहिए। और बैंक में जब कोई भी अगर खाता खुलवाने आए या लेन देन करने आए तो सभी जो ग्राहक होता है एक समान होता है, किसी के ऊपर भेदभाव, ऊंच नीच, बड़े छोटे का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखनी चाहिए। उसके बाद बच्चे करें तो सहकारिता का तीसरा जो मूल तत्व होता है, इसके उद्देश्य है कि नैतिक सामाजिक तत्व भी सम्मिलित होनी चाहिए। इसकी स्थापना भी उद्देश्य की कार्य की गई है और परस्पर लूट खसोट से कई धनवान नहीं बन पाए और पारस्परिक सहयोग एक दूसरे से लाभ पहुंचाना इसका मूल उद्देश्य है। राज्य के विकास की सहकारिता भूमिका आज की स्थिति बिहार के कृषि के आर्थिक आधार के कुल जनसंख्या 80% भाग कृषि पर निर्भर है। अभी भी जो बिहार यानी कि गांव के जो क्षेत्र के लोग होते हैं वो 80% जो लोग होते हैं वो भी कृषि खेती बाड़ी पर ही निर्भर है। यहाँ सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं होने से मानसून पर ही किसानों का निर्भर रहना पड़ता है। अब वर्षा होगी तो खेती बाड़ी हो गया, नहीं तो नहीं होगी, उसके पास पैसा नहीं है। लेकिन वर्षा प्रति वर्ष मानसून धोखा दे जाता है, हमेशा बारिश तो होता नहीं है, कभी सुखाड़ हो गया तो कभी बारिश हुआ तो कभी बाढ़ आ गया, तो ऐसी जो होती है संभावना बनी रहती है। कृषि के इन्हीं बुरी दशा के कारण लोग को अनेक कुटिया प्रदान करना पड़ता है। ये सारे कार्य लगभग सहकारिता के आधार पर चलाए जाते हैं और उनके लिए पूंजी का प्रावधान स्तरीय सहकारी बैंक करता है और सहकारी बैंकों की ग्रामीण संस्था को काफ़ी लाभ पहुंचाता है। अब ये रहा क्वेश्चन मेरा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन ये रहा, आपसे क्या कहा इसको भी देख लीजिए कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं किस प्रकार अपनी अहम भूमिका निभाती है। मतलब स्वयं सहायता समूह की बात करें तो महिलाएं हैं जो अपनी भूमिका कैसे निभाती है, किस तरह के काम करती है, कैसे अपना व्यवसाय चलाती है। तो वास्तव में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं द्वारा ही आरंभ किया जाता है, क्योंकि घर के काम निपटाने के बाद उनके पास समय रहता है। इस खाली समय को सदुपयोग से स्वयं सहायता समूह से जुड़कर परिवार के आय में वृद्धि, अपने परिवार को समृद्धि करती है। इस योजना के आरंभ में महिलाओं को ही काम देने के उद्देश्य किया जाता है। समूह के आरंभ करने से लेकर उत्पादन करने, उनके बाजार में पहुंचाने और धन एकत्रित करने के आपस में बांटने तक की सारा काम महिलाएं ही करती है। तो ये रहा आज का मेरा 5 क्वेश्चन। अच्छा नीचे और कट गया हुआ है। और क्या कहता है कि महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह को तथा समाज आर्थिक स्तर से महिलाओं को एकत्रित कर स्वच्छता बनाई जाती है। ये महिलाएं आपस में पड़ोस की होस्ट ही होती है। इस संस्थाओं का निबंध ढंग से वह करती है। तो ये रहा क्वेश्चन जो था वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी अभ्यास वो जो आपका अर्थशास्त्र था, इकोनॉमिक्स था, ये क्या था इकोनॉमिक्स, और ये क्लास 10th का था जो कि आपको मैंने क्वेश्चन आंसर कराया। क्या कराया? क्वेश्चन आंसर कराया। तो प्लीज़ हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हमारे वीडियो में क्या कुछ त्रुटि रह गई, कुछ कमी रह गई, प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय प्रकट जरूर करें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू सो मच।